तो इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो इससे पहले आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए ज्वाला का बनना, तो आपको पता है ज्वाला किस प्रकार से बनता है, हमने कई सारे पार्ट में और साथ में क्वेश्चन आंसर में भी इसके बारे में बात किया, ठीक है। तो कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि कुछ पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। इसे हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये प्रयोग होगा, आप इसको देख सकते हैं बुक में, क्योंकि हमने प्रयोग को कुछ प्रयोग को लिया है, ठीक है। विभिन्न पदार्थों को जलाकर या अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित तालिकाओं को पूरा करना है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कपूर ज्वाला के साथ बनता है क्योंकि ये वाष्प के रूप में ही जलता है, ठीक है। और चारकोल, चूँकि कोयला जो है वो ज्वाला के साथ नहीं बनता है, ठीक। और यहाँ पे पैराफिन मोम भी ज्वाला के साथ बनता है। मैग्नीशियम बनता है कि नहीं आपको कमेंट में बताना है। और क्रोसिन स्टोव तो ये बनता ही है। ज्वाला का अवलोकन इसके हम निम्नलिखित प्रयोग से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक क्रोसिन लैंप, एक मोमबत्ती और एक बुनसेन बर्नर को जलाएं, आप देखेंगे कि सभी ज्वाला उत्पन्न करते हुए जलते हैं। क्रोसिन लैंप, मोमबत्ती, बुनसेन बन की, ये जो आप देख रहे हैं फिगर इस प्रकार से। यहाँ पे विभिन्न ज्वालाओं का अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि सभी ज्वालाएं शंकु आकार की है। बे आधार पर चौड़ी तथा अग्रभाग पर नुकीली होती है। आगे से इस प्रकार से नुकीला होता है और नीचे चौड़ा होता है। ज्वालाओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि सभी ज्वालाओं में विभिन्न रंग के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। और ये ज्वाला की संरचना यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अपने प्रयोग और निरचनाओं के आधार पर हम पाते हैं कि किसी भी ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 4 क्षेत्र होते हैं। इसका अलग अलग वर्णन नीचे किया गया है। तो सभी का अलग अलग ताप होगा और इसका अलग अलग नाम भी है। जैसे कि नीला क्षेत्र, ब्लू जोन, ज्वाला के तल निचले भाग पर बत्ती के निकट एक नीला रंग का क्षेत्र होता है। आगे हम लोग इसका फिगर देखेंगे, होता है जिसे नीला क्षेत्र कहते हैं। इसका ताप कम होता है, अतः इस क्षेत्र में कार्बन कणों का पूर्ण दहन होता है। फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो नीले लौ के साथ जलती है। इसी कारण से यह नीला क्षेत्र का रंग होता है। दूसरा में आता है आपका काला क्षेत्र, डार्क जोन। तो आंतरिक काले शंकु वाले का क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक काले शंकु को ज्वाला का काला क्षेत्र कहते हैं। यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दह पदार्थ यानी कि मोम जो है वो अधिकांश गर्म एवं अदग्ध वाष्प होते हैं। जलती हुई मोमबत्ती के इस क्षेत्र में मोम के अदग्ध वाष्प की उपस्थिति दर्शाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं जलता है। तो वो प्रयोग आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा में दीप्त या ज्योतिर्मय क्षेत्र, यह ज्वाला का मध्य क्षेत्र होता है, यानी बीच में जो काले क्षेत्र को घेरा रहता है। यह पीले रंग का चमकती और ज्योतिर्मय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र का ताप मध्यम होता है तथा इससे दह पदार्थ यानी मोम जो होता है वो वाष्प के पूर्ण दहन के लिए वायु का ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र होता है उससे वो ढका होता है। अतः ये वाष्प आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं। आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं। ये कण गर्म होकर चमकीले हो जाते हैं, जिसके कारण ज्वाला का रंग पीला तथा क्षेत्र ज्योतिर्मय हो जाता है। कार्बन कण धुआं और कज्जल के रूप में ज्वाला के छोड़ देता है ज्वाला को। यदि धातु के एक प्लेट को चिमटा से पकड़कर ज्योतिर्मय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसके ऊपर काला पदार्थ जमा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन भी था आपका इस चैप्टर में। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्योतिर्मय क्षेत्र में दह पदार्थ का पूर्ण दहन नहीं होता, क्योंकि वो पूरा दहन होता तो वहाँ पे काला क्षेत्र नहीं बनता, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। चौथा आपका दीप्त क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र अदीप्त क्षेत्र कहलाता है। यह ज्वाला का सर्वाधिक गर्म भाग होता है। इस क्षेत्र में तांबा का एक तार ले जाने पर उसका ज्वाला के बाहर का भाग लाल तप्त हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्वाला का यह भाग सर्वाधिक गर्म भाग है। इस क्षेत्र में दह पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें दह पदार्थ यानी मोम के वाष्प क्योंकि इससे दह पदार्थ मोम के वायु को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। यदि धातु के प्लेट को चिमटा से पकड़कर इस क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसके ऊपर कोई काला पदार्थ जमा नहीं होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इसमें कार्बन कणों का पूर्ण दहन होता है। इसे पूर्ण दहन का क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई भी काला क्षेत्र का जमा नहीं होगा। ये होगा तो किसमें,
जो बीच वाले क्षेत्र था अपूर्ण दहन में। अदीप्त क्षेत्र के हल्के नीले रंग का दृश्य क्षेत्र है, यह सबसे गर्म क्षेत्र, इसका ताप उच्चतम होता है। इस प्रकार ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को इस 6.19 जो फिगर है उसमें दर्शा सकते हैं इन क्षेत्रों को। और अदीप्त क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 4 क्षेत्र यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर है, अदीप्त क्षेत्र हल्के नीले रंग का दृश्य क्षेत्र यह सबसे गर्म क्षेत्र है। इसका यहाँ पे जो 6 पॉइंट ये जो फिगर है हमारा, इसमें देखिए सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है वो अदीप्त क्षेत्र यानी पूर्ण दहन वाले क्षेत्र होता है, और मध्यम क्षेत्र जहाँ पे अपूर्ण दहन होता है, यहीं पे काला रंग का वो उस पर जो शीशा का जब उस पर ले जाते हो बाहर में ऊपर में तो उस पर काले रंग का परत जम जाता है। और ये हमारा बीच में जो है वो काला क्षेत्र है, ठीक है। और एक मिस्टर क्षेत्र ये नीला क्षेत्र जो सबसे तली में होता है ये, ठीक है, ये कम ताप वाले, इसमें ताप भी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा होता है इसमें अदीप्त क्षेत्र में, उच्चतम में। स्वर्णाकार सोने या फिर चांदी के टुकड़े को अपनी इच्छा के अनुरूप विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैंप की सबसे बाहरी क्षेत्र को आधा धात्विक फूंकनी की सहायता से टुकड़े के एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो सोनार होते हैं वो उस प्रकार से धातु को पिघलाते हैं। फूंकनी द्वारा फूंकी गई वायु अदग्ध ईंधन के दहन में सहायता करता है, फलतः ज्वाला और अधिक गर्म हो जाता है। तो ईंधन यहाँ पे देखिए रसोई घर में हमने देखा है कि खाना पकाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आपूर्ति के लिए हमें कोयला, लकड़ी, स्टोव, बिजली के चूल्हा, गैस का चूल्हा आदि को जलाना पड़ता है। कारखानों में भी ऊष्मा की आपूर्ति के लिए इन्हीं स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। यही स्रोत होते हैं जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, इन्हें ईंधन कहते हैं। यानी जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम ईंधन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन है, वैसा दहनशील पदार्थ जो जलने पर कोई अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न किए बिना ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। लकड़ी, कोयला हो गया, घरेलू गैस, एलपीजी जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ईंधन का उपयोग घर, उद्योग एवं परिवहन में होता है। अधिकांश ईंधन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन का यौगिक होता है अधिकांश ईंधन। अतः ईंधन जलने पर वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। एक अच्छा ईंधन होने के लिए आवश्यक है कि वह शीघ्रता से पर्याप्त हो, सस्ता हो, सामान्य दर पर वायु में आसानी से जलने वाला हो, ठीक है। जलने के बाद अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करे तथा अवांछित अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न न करे। संभवतः कोई भी ऐसा ईंधन ज्ञात नहीं है जिससे आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन की खोज करनी चाहिए जो विशेष उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यानी उससे हानि भी ना पहुंचे, सस्ता भी हो, है ना, बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए उसमें आदर्श ईंधन के लिए। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैसीय अवस्था में होते हैं। लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट आदि ठोस ईंधन के उदाहरण है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एवं ईंधन तेल द्रव ईंधन तथा प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस एवं कोल गैस गैसीय ईंधन, ये सब हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। कुछ ईंधन अन्य की अपेक्षा अधिक सस्ता होता है। ईंधनों की एक सूची बनाए। तालिक 6.3 के जैसा उन्हें ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन में वर्गीकृत करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ईंधन की दक्षता तो हमें ज्ञात है कि सभी ईंधन जलने पर ऊष्मा की समान मात्रा उत्पन्न नहीं करते हैं। आपको भी पता है कि सभी एक जैसा ऊष्मा नहीं देगा, ठीक है। कोई ईंधन जलने पर ऊष्मा की कम मात्रा उत्पन्न करता है, कोई ईंधन सामान्य मात्रा उत्पन्न करता है, तो कोई ईंधन ऊष्मा की अधिक मात्रा उत्पन्न करता है। अतः कार्य विशेष में उपयोग के लिए उपयुक्त ईंधन का चुनाव करना आवश्यक होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 kg के वायु या ऑक्सीजन में पूर्ण दहन के लिए फलस्वरूप उत्पन्न होती है उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। यानी कि 1 kg जो ईंधन हो वो 1 kg ईंधन को जलने पर जो ऊष्मा मिलता है उसे ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है, ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 kg के वायु या फिर ऑक्सीजन में पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन की दक्षता उसके ऊष्मीय मान के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। एक अच्छे ईंधन के लिए उसका ऊष्मीय मान होना चाहिए। इसको कैलोरी में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो ऊष्मा होता है उसको
कैलोरी में बोलेंगे, जो ऊष्मा का एक मात्रक है। ठीक है, सभी चीज़ का मात्रक है, जैसे वजन का होता है केजी, उसी प्रकार से इसका एसआई प्रतिम ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये आप ध्यान में रखें। अतः ईंधन के ऊष्मीय मान को प्राय जूल प्रति ग्राम या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, यानी इस प्रकार से में व्यक्त करते हैं। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान अर्थात उसके जलने पर मुक्त हुए ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा तालिक 6.4 में दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पे जो आपका डाटा दिया हुआ है गोबर के उपले, तो ये देखिए 6000 से 8000 इसका किलो जूल प्रति केजी है। ठीक है, ऊष्मीय मान है। लकड़ी का यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, सबका विभिन्न विभिन्न मान है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, जिसका देखिए यहाँ पे 15 लाख, इकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,50,000 इसका, यानी 1.5 लाख। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का ही दिख रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे उच्च है, अथापि इसका गैसीय अवस्था में ईंधन के रूप में उपयोग कठिन होता है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। द्रव अवस्था में इसका ईंधन के रूप में उपयोग अंतरिक्षयान में होता है। ईंधनों के जलने से बनने वाली हानिकारक उत्पाद, तो जनसंख्या वृद्धि के तो बहुत सारे ऐसे ईंधन है उसको जलने से हानिकारक उत्पन्न होते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ नए उद्योगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। विभिन्न प्रकार के वाहनों जैसे स्कूटर, कार, बस, ट्रक आदि की जनसंख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घरों, उद्योगों एवं वाहनों में ईंधनों की खपत रोज रोज बढ़ती जा रही है। ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वातावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। पहला में यहाँ पे बोला कार्बन ईंधन, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि अदग्ध कार्बन कण मुक्त करते हैं, मतलब आधा ही रहता है वो जला हुआ। ये सूक्ष्म कण खतरनाक वायु प्रदूषक होते हैं। वायु में इन ठोस कणों की उपस्थिति स्वास्थ्य तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, जिससे एलर्जी, छींक, श्वसनशोथ, सर्दी, खांसी, दम्मा आदि जैसी बीमारियां होती है। सेकेंड नंबर में इसके अपूर्ण दहन के फलस्वरूप धुआं के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है। धुआं श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। धुएं में विद्यमान कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। यहाँ तक कि यह अत्यंत खतरनाक एवं घातक भी हो सकती है। इसलिए बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाना खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में कोयला सुलगाकर या फिर जलाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा नंबर में आपका अधिकांश ईंधनों के दहन के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मुक्ति होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़कर 3% हो जाने पर वह सांस लेने लायक नहीं रह जाती है। ऐसी वायु में सांस लेने से मृत्यु तक हो सकती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से विश्व का तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बढ़ जाती है। इससे कई सारे मतलब खतरा हो सकता है, जैसे पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, बाढ़, सूखा, इससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ताप का बढ़ना, विश्व तापमान, इससे अन्य चीज़ों के अलावा ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। फलतः तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे तटवर्ती क्षेत्र की निम्न भूमि अस्थायी रूप से जलमग्न हो सकती है। चौथा में कोयला एवं डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह दम घुटने वाली एवं संक्षारक गैस है। तथापि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल के उच्च ताप पर जलने से सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। वायु में विद्यमान सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, अब सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये जल है, इससे मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना H2SO3। ये सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी बनाता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये अम्ल वर्षा के जल के साथ भूमि पर तथा नदी, झील, तालाब आदि में गिरते हैं। जल के साथ इन अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना अम्ल वर्षा कहलाता है। यही अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ल वर्षा के कारण प्राकृतिक जल अम्लीय हो जाता है, जो जलीय जीवों के लिए असुविधाजनक होता है। अम्ल वर्षा पौधे, फसलों एवं फिर जलीय जीवों की हानि पहुंचाती है। इससे इमारतों को सीमेंट, कंक्रीट, लॉक, कपटो, इस्पात, संगमरमर आदि को
नुकसान पहुंचता है। इसके कारण विभिन्न प्रकार के पत्थरों के से निर्मित इमारत अपनी चमक खोते जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा। तथा ऐतिहासिक इमारतों की दीवारों का धीरे धीरे क्षरण होने लगा। इसे वैज्ञानिक ने स्टोन कैंसर का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि स्टोन का मतलब पत्थर होता है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आजकल मोटर, कार, बस, ट्रक आदि वाहनों में डीजल या पेट्रोल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का उपयोग करते हैं। इसका कारण है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है जो जलने पर हानिकारक उत्पादों को काफी कम मात्रा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे बस इतना ही था। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।